बॉब गिल का एक बड़ा मशहूर कोट है, आप किसी डिजाइन को अपने हाथ में नहीं पकड़ सकते। ये कोई चीज नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है, सोचने का एक तरीका है। सुनने में तो ये बहुत गहरा लगता है, पर इसका असल में मतलब क्या है? क्या डिजाइन एक कुर्सी या एक वेबसाइट नहीं है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। हम डिजाइन को अक्सर उसके अंतिम रूप में ही देखते हैं, मतलब वो कुर्सी या वो वेबसाइट। लेकिन गिल का कहना है कि वो तो सिर्फ मंजिल है, असली डिजाइन तो वो पूरा सफर है। हमारे स्रोत भी इसी बात पर जोर देते हैं। वो इसे एक आइटरेटिव प्रोसेस कहते हैं। आइटरेटिव प्रोसेस, ये थोड़ा भारी शब्द है। हाँ, इसका सीधा साधा मतलब है कि ये कोई फैक्ट्री की लाइन नहीं है कि एक के बाद एक काम होता गया और चीज बन गई। ये तो एक भूल भुलैया जैसा है, जहां आप आगे जाते हैं, फिर कुछ नया सीखने पर शायद वापस भी आते हैं। और इस पूरे सफर में जो आपका गाइड होता है वो है सोचने का वो खास तरीका। अच्छा, तो मतलब ये एक सीधी सड़क नहीं बल्कि एक खोज यात्रा है, और आज हम इसी यात्रा का एक तरह से नक्शा बनाने वाले हैं। बिल्कुल। हमारी ये चर्चा डिजाइन थिंकिंग पर हमारी आने वाली बातचीत की एक बुनियाद रखेगी। आज हम बस उन बड़े बड़े पड़ावों को समझेंगे। बिल्कुल, क्योंकि स्रोत एक कमाल की बात कहते हैं कि किसी भी एक काम के लिए हजारों अलग अलग समाधान हो सकते हैं, कुछ बेहद रचनात्मक, कुछ बेहद किफायती। तो फिर एक डिजाइनर सही रास्ते पर पहुंचता कैसे है? चलिए इस प्रक्रिया की परतों को खोलकर देखते हैं। तो हर बेहतरीन डिजाइन के पीछे एक कहानी होती है। उस कहानी का पहला अध्याय कहाँ से शुरू होता है? मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग सोचते होंगे कि ये किसी कागज के खाली पन्ने और एक अचानक आए बेहतरीन आइडिया से शुरू होता है ना? हाँ, वो फिल्मों में अच्छा लगता है, पर हकीकत थोड़ी अलग है। हर अच्छी कहानी की शुरुआत होती है रिसर्च यानी अनुसंधान से। रिसर्च से? हाँ, ये वो नींव है जिस पर पूरी इमारत खड़ी होती है। अगर रिसर्च में ये पता ही न चले कि इमारत बनानी किसके लिए है, तो आप दुनिया का सबसे खूबसूरत महल भी बना लें, वो ढह जाएगा। इस पड़ाव का काम सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि सही सवाल पूछना है। सही सवाल? जैसे कि क्या ये सिर्फ बाजार के आंकड़ों और ग्राफ के बारे में है? वो इसका एक छोटा सा हिस्सा है, उसे हम कहते हैं मात्रात्मक डेटा, मतलब नंबर्स। लेकिन असली सोना तो गुणात्मक जानकारी में छिपा होता है। लोगों की भावनाएं, उनकी आदतें, उनकी मुश्किलें। डिजाइन किसके लिए बन रहा है, हमारा लक्ष्य समूह यानी टारगेट ग्रुप कौन है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सबसे बेहतरीन रिसर्च कभी-कभी वो होती है जो बताती है कि लोग असल में क्या नहीं चाहते। अच्छा, ये तो उल्टा सोचने जैसा हुआ। मतलब ये जानना कि क्या काम नहीं करेगा। हाँ, वो उतना ही जरूरी है जितना ये जानना कि क्या काम करेगा। और शायद पिछले प्रोजेक्ट से मिले फीडबैक का विश्लेषण भी इसी में मदद करता है। पीओ से सीखना है, पिछले प्रोजेक्ट्स में क्या अच्छा रहा, कहाँ कमी रह गई, ये सब। एकदम। तो संक्षेप में कहें तो रिसर्च का चरण अनुमान और तुक्के को हटाकर डिजाइन को तथ्यों और गहरी समझ पर आधारित करता है। ये रचनात्मकता को एक मजबूत जमीन देता है। ठीक है, तो रिसर्च से हमें एक मजबूत जमीन मिल गई। हमारे पास आंकड़े हैं, लोगों की भावनाएं हैं और पिछली गलतियों से सबक भी। अब इस सारी जानकारी के ढेर को किसी एक शानदार आइडिया में कैसे बदला जाता है? यहाँ पर जादू की जरूरत पड़ती होगी। जादू नहीं, बल्कि तरीके की। इस चरण को कहते हैं आइडिया जनरेशन। और यहाँ हर डिजाइनर के अपने, कह सकते हैं, हथियार होते हैं। सबसे आम है स्केचिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग। स्केचिंग मतलब तेजी से अपने विचारों को कागज पर उतारना, बिना ये सोचे कि वो सुंदर है या नहीं। हाँ बिल्कुल, बस आइडिया को पकड़ना है। और ब्रेनस्टॉर्मिंग में पूरी टीम साथ बैठकर बिना किसी रोक टोक के विचारों की बारिश करती है। कोई आइडिया छोटा या बेवकूफी भरा नहीं होता। लेकिन क्या ये आइडिया सिर्फ हवा में से आते हैं? हमारे स्रोत डिजाइन के इतिहास में इस्तेमाल हुए प्रतिमानों से प्रेरणा लेने की बात भी करते हैं। ये क्या चीज है? इसे आसान बनाते हैं। प्रतिमान यानी सोचने का एक पूरा ढांचा या स्टाइल। जैसे आपने बाउहाउस मूवमेंट का नाम सुना होगा, जिसका मंत्र था फॉर्म फॉलोज फंक्शन। हाँ, मतलब किसी चीज का डिजाइन उसके काम के हिसाब से होना चाहिए, फालतू की सजावट नहीं। बिल्कुल। या फिर स्विस डिजाइन, जो ग्रिड और सफाई पर जोर देता है। ये सिर्फ स्टाइल नहीं है, ये समस्या को सुलझाने के पूरे पूरे दर्शन हैं। तो एक डिजाइनर इन ऐतिहासिक टूल किट्स को देखकर आज की समस्या के लिए नए समाधान खोज सकता है। वाओ, तो मतलब एक कच्चा आइडिया मिल गया। पर वो तो एक कोयले के टुकड़े जैसा होगा, है ना? उसे हीरा बनाने की प्रक्रिया क्या है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अगला पड़ाव है रिफाइनमेंट, यानी उसे तराशना। रिफाइनमेंट ही वो जादूगरी है।
यहाँ एक सामान्य अधूरे कॉन्सेप्ट को लेकर उसे निखारा जाता है, उसे असरदार बनाया जाता है। और ये कैसे होता है? कई स्तरों पर सही तस्वीरें और शब्द चुनना, ऐसी रंग योजना बनाना जो उस आइडिया की आत्मा से मेल खाती हो। और एक बहुत जरूरी चीज है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब कागज या स्क्रीन? ये इतना मायने रखता है? बहुत ज्यादा। सोचिए, एक शादी का कार्ड अगर किसी मोटे हाथ से बने खुरदुरे कागज पर छपा हो तो वो एक शाही और परंपरागत एहसास देता है। बिल्कुल। और वही कार्ड अगर एक पतले चमकदार कागज पर हो तो वो आधुनिक और किफायती लग सकता है। तो रिफाइनमेंट में इन सभी छोटे छोटे लेकिन बेहद जरूरी फैसलों को मिलाकर आइडिया को एक पहचान दी जाती है। चलिए इसे एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। हमारे स्रोतों में गेटी इमेजेस का एक कमाल का उदाहरण है। कहानी एक बहुत ही आम सी समस्या से शुरू होती है। उन्हें लोगों को बताना था कि उनका ऑफिस बदल रहा है। एक बेहद उबाऊ काम है ना? ज्यादा से ज्यादा लोग एक ईमेल भेज देते। बिल्कुल, लेकिन डिजाइनर गैविन एम्ब्रोज ने इसी उबाऊ संदेश में जान डाल दी। उन्होंने गेट्टी के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए ऑफिस बदलने की घोषणा के लिए कार्ड्स बनाए और इसके लिए उन्होंने गेट्टी की अपनी ही तस्वीरों का इस्तेमाल किया। और यहीं पर रिफाइनमेंट का असली कमाल दिखता है। तस्वीरों का चुनाव ही सब कुछ था। उन्होंने 2 तस्वीरें चुनी। एक में घोड़ों की दौड़ थी, सारे घोड़े एक साथ धूल उड़ाते हुए आगे भाग रहे हैं। दूसरी में रेसिंग कुत्ते थे जो बिजली की रफ्तार से दौड़ रहे थे। दोनों तस्वीरों में एक जबरदस्त नाटकीय गति थी। ये तस्वीरें सीधे सीधे ऑफिस के एक जगह से दूसरी जगह जाने यानी मूवमेंट का प्रतीक बन गईं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन तस्वीरों में एक तरह का हल्का फुल्का हास्य भी था, है ना? हाँ। उन्होंने एक बोरिंग खबर को कंपनी के डायनामिक और एक्शन से भरपूर ब्रांड से जोड़ दिया। ये कहने की बजाय कि हमारा पता बदल गया है, उन्होंने कहा हम भी इनकी तरह तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। संदेश वही रहा पर उसका असर 1000 गुना बढ़ गया। यही है रिफाइनमेंट। बिल्कुल, ये सिर्फ सजावट नहीं बल्कि संदेश को और गहरा और यादगार बनाना है। तो गेटी इमेजेस का उदाहरण दिखाता है कि एक आइडिया कागज पर कितना शानदार लग सकता है। उसे तराश कर बेहतरीन भी बना दिया गया। लेकिन असल दुनिया में उतरने से पहले ये कैसे पता चलेगा कि ये काम करेगा भी या नहीं? मतलब हजारों कार्ड छापने से पहले कोई टेस्ट ड्राइव तो होती होगी। बिल्कुल, और वो टेस्ट ड्राइव ही है प्रोटोटाइपिंग। ये एक बेहद जरूरी पड़ाव है। यहाँ आप अपने आइडिया को एक असली जैसा रूप देते हैं ताकि उसे परखा जा सके और सबसे जरूरी क्लाइंट की मंजूरी ली जा सके। तो ये प्रोटोटाइप दिखते कैसे हैं? क्या ये असली प्रोडक्ट जैसे ही होते हैं? जरूरी नहीं, ये इस पर निर्भर करता है कि आप क्या बना रहे हैं। अगर किसी नई बोतल का डिजाइन है तो उसका एक 3D प्रिंटेड मॉडल बनाया जा सकता है। उसे हाथ में पकड़कर देखने से ही पता चल जाएगा कि वो आरामदायक है या नहीं। विज्ञापनों के लिए स्टोरी बोर्ड्स बनाए जाते हैं जो तस्वीरों के जरिए पूरी कहानी दिखाते हैं। तो इसका मकसद है कि बड़ा पैसा और मेहनत लगाने से पहले ही कमियों को पकड़ लिया जाए। बिल्कुल, मैंने कहीं पढ़ा था कि एक कार कंपनी ने लाखों डॉलर बचा लिए क्योंकि उनके प्रोटोटाइप से पता चला कि उनके बनाए कप होल्डर में सबसे मशहूर कॉफी कप फिट ही नहीं हो रहा था। हाँ, ये एक सटीक उदाहरण है। तो प्रोटोटाइपिंग आपको ऐसी ही महंगी गलतियों से बचाता है। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है। और एक बार जब प्रोटोटाइप को हरी झंडी मिल जाती है तब आता है आखिरी और सबसे बड़ा पड़ाव, इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन, यानी जब आइडिया हकीकत में बदलता है। ये तो सबसे रोमांचक हिस्सा लगता होगा। है भी, और सबसे मुश्किल भी। ये प्रोडक्शन का चरण है। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि जो खूबसूरत सपना प्रोटोटाइप में दिख रहा था उसे बिना किसी कमी के लाखों बार बनाया जाए। यहाँ हर छोटी से छोटी डिटेल मायने रखती है। रंग का शेड जरा सा भी अलग नहीं होना चाहिए। वेबसाइट हर ब्राउजर पर सही दिखनी चाहिए। और आखिर में सफलता का पैमाना एक ही है, क्लाइंट की संतुष्टि। तो हमने रिसर्च से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक का पूरा सफर देख लिया। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, ये एक सीधी रेखा नहीं है। ये पुनरावृत्ति या इटरेटिव है। इसका असल जिंदगी में क्या मतलब होता है? क्या डिजाइनर इन पड़ावों के बीच कूदते रहते हैं? एकदम। ये कोई चेकलिस्ट नहीं है जिसे एक एक करके टिक करना है। ये एक बातचीत की तरह है। हो सकता है कि प्रोटोटाइप पर लोगों से फीडबैक मिले कि आपका डिजाइन बहुत कंफ्यूजिंग है, तो आप वापस रिफाइनमेंट के चरण में जाएंगे। अच्छा, तो ये एक तरह का डांस है, आगे और पीछे जाने का, एक सीधी दौड़ नहीं। बिल्कुल, यही डिजाइन थिंकिंग की आत्मा है। ये नियमों का सख्त सेट नहीं है बल्कि समस्याओं को सुलझाने का एक लचीला और रचनात्मक नजरिया है। ये जानना कि कब आगे बढ़ना है और कब एक कदम पीछे हटकर फिर से सोचना है।
तो आज हमने डिजाइन की इस पूरी यात्रा का नक्शा देखा, रिसर्च की गहरी खदानों से लेकर एक चमकते हुए अंतिम उत्पाद तक। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो विश्लेषण और रचनात्मकता, विज्ञान और कला को एक साथ पिरोती है। और ये चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। स्रोत कहते हैं कि किसी भी एक काम के लिए रचनात्मकता, व्यावहारिकता और बजट के स्तर पर अनगिनत समाधान हो सकते हैं। तो अगली बार जब कोई किसी शानदार डिजाइन वाली चीज को देखे, चाहे वो कोई फोन हो, कोई कुर्सी हो या कोई पोस्टर, तो क्या एक जासूस की तरह इस प्रक्रिया को उल्टे क्रम में समझने की कोशिश कर सकते हैं? मतलब वो अनटुम डिजाइन हमें उन रिसर्च, उन आइडियाज या उन प्रोटोटाइप के बारे में क्या सुराग देता है जिन्हें इस सफर में शायद खारिज कर दिया गया हो। एक कामयाब डिजाइन के पीछे कितने नाकामयाब और भुला दिए गए विचारों की कहानियां छिपी हो सकती हैं।